नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखने जा रहे हैं। संस्कृत पेडागोजी सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने के लिए भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा कक्षायाम कविता यानी कि भाषा की कक्षा में कविता का क्या रोल है, कविता क्यों पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कविता को पढ़ करके बच्चे आनंदित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आनंद के सेंस में रसास्वादन आया है, यानी कि रस का आनंद लेना। ठीक है, और अवबोधनाय यानी कि पढ़ करके उसका अवबोध करना, ज्ञान लेना, संज्ञान लाना। ठीक है, और समीक्षणार्थ यानी कि समीक्षा करके उसका अर्थ निकालना और उससे आनंदित होना। इस सेंस में कविता का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, छात्रस्य मूल्यांकन क्रमे भाषा शिक्षकः छात्राणाम विषय सूचना संग्रहम करोति, यानी कि एक भाषा शिक्षक के रूप में छात्र का मूल्यांकन करते समय आप किस विषय में सूचना संग्रह करेंगे, यानी कहाँ से सूचना एकत्रित करेंगे कि बच्चे भाषा को सीख रहे हैं अथवा नहीं। तो चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, भाषा कक्षायाम शिक्षक सहायक सामग्री प्रयुक्तम, यानी कि भाषा की कक्षा में जो शिक्षण सहायक सामग्री प्रयुक्त किया जा रहा है उसको एकत्रित करेंगे, उसका डेटा एकत्रित करेंगे। तो इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों का मूल्यांकन करना है, शिक्षक सहायक सामग्री का मूल्यांकन नहीं करना है। तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, छात्राणाम प्रदर्शनानुसार उत्तमः मध्यमः अवरः इति वर्गीकरणाय, यानी कि बच्चों को उनके प्रदर्शन के अनुसार बहुत तेज, मध्यम और बहुत कमजोर में वर्गीकरण करना। तो कभी भी इस योग्यता के आधार पर वर्गीकरण जो किया जाता है वो हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। आपका उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, तकनीकी शब्दावली ही भाषाम च छात्रान प्रतिपुष्टि प्रदातुम। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देने की बात की जा रही है। छात्रों को तकनीकी भाषा में यानी टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल वोकैबुलरी में उनको प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने की बात की जा रही है। तो बात हो रही है प्राथमिक स्तर के बच्चों की, तो उनके लिए टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो उतना कंफर्टेबल बच्चे उसमें नहीं होते हैं। इस वजह से ये निगेटिव हो जाएगा, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है। विद्यालयी, विद्यालयी कहने का मतलब क्या कि औपचारिक तरीके से, और सह विद्यालयी यानी कि अनौपचारिक तरीके से। मतलब कि जब विद्यालय में वो भाषा का प्रयोग कर रहा होगा और जब विद्यालय के बाहर वो भाषा का प्रयोग कर रहा होगा। आयामे विविधोपकरणानि तकनीकी कौशलानि च प्रयोज्यम, यानी कि विविध प्रकार के कौशल का प्रयोग करना चाहिए शिक्षक को उसका विद्यालय और विद्यालय के बाहर जब वो भाषा का प्रयोग कर रहा हो तो उसका मूल्यांकन करने के लिए उस समय विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। ये पॉजिटिव हो गया और यही आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यत परीक्षणम मतलब कि ऐसा परीक्षण पाठ्यक्रमे विद्यार्थिनानाम काठिन्यम तेषां ज्ञान स्तरे विद्यमानानाम अंतरालानाम कौशल न्यूनताम च ज्ञातुम संयोजितम तत्, मतलब कि एक ऐसा परीक्षण जो बच्चों के ज्ञान स्तर को जानने के लिए कुछ समय के बाद यानी समय समय पर अंतराल पर उनकी न्यूनतम कौशल को जानने के लिए, साथ ही साथ उसको विद्यार्थी को कहाँ पर कठिनाई आ रही है, इन कठिनता को जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब बच्चे को अधिगम कराया जा रहा होता है कक्षा में तो समय समय पर उसका नैदानिक परीक्षण किया जाता है, जिसे एक निदानात्मक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेजी में इसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। यानी कि अधिगम के दौरान बच्चा कितना कॉन्सेप्ट सीखा है अथवा नहीं सीखा है या फिर कहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है, ये सब कुछ पता लगाने के लिए नैदानिक या फिर निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचयनी आकलन विषय अधोलिखितेषु का उक्ति ना समचीना, यानी कि निम्नलिखित पंक्तियों में से, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि संचयी आकलन के विषय में, यानी कि संचयी आकलन यहाँ पर क्या है, पोर्टफोलियो के संदर्भ में बात पूछी जा रही है, जिसमें बच्चे का जो आकलन है वो संचय करके रखा जा रहा है। ठीक है, इकट्ठा करके रखा जा रहा है बच्चों का आकलन। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पोर्टफोलियो के बारे में कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है या फिर कौन सा सही नहीं है। तो चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला विकल्प कहा जा रहा है, संचयी आकलन छात्रस्य ज्ञानार्जनस्य साक्ष्यम प्रददाति, यानी कि जो संचयी आकलन है यानी कि जो पोर्टफोलियो है वो बच्चों के ज्ञान अर्जन का साक्ष्य है यानी कि प्रमाण है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। बच्चे
एक शैक्षिक सत्र के दौरान जो कुछ भी सीखते हैं, जो उनकी शैक्षिक प्रगति हुई है, उसको हम लोग पोर्टफोलियो में मेंशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे कितना ज्ञान अर्जित किए हैं उसका वो प्रमाण है। यही तो पहला विकल्प कह रहा है। तो ये पॉजिटिव हो गया, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, स्वतंत्राधिकम प्रयच्छति। प्रयच्छति का मतलब होता है कि प्रदान करना, यानी कि ये टीचर्स को स्वतंत्रता प्रदान करता है प्रत्येक इंडिविजुअल छात्र का अलग अलग मूल्यांकन करने के संदर्भ में। तो ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि जो पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है वो प्रत्येक बच्चे का अलग अलग तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये टीचर्स को स्वतंत्रता प्रदान करता है उनके मूल्यांकन के संदर्भ में। तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है। बात करेंगे यहाँ पर विकल्प नंबर 3 की दिया गया है, छात्राणाम विचार सामर्थ्यम पोष्यति स्वमूल्यांकनाय सामर्थ्यम सहायम करोति। यानी कि जो बालक है वह अपना स्वयं खुद का मूल्यांकन कर सकता है इस पोर्टफोलियो के आधार पर। तो ये भी पॉजिटिव है, बच्चे पोर्टफोलियो को देख करके समझ सकते हैं कि उनकी शैक्षिक प्रगति किस प्रकार से हुई है, उनको खुद फीडबैक लेने में ये मदद करता है। तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, संचयनी आकलनम छात्राणाम ज्ञानार्जनस्य एकालिकम आकलनम। एकालिकम का मतलब क्या होता है कि केवल एकमात्र। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि जो संचयनी आकलन है, यानी कि जो पोर्टफोलियो है, वही एकमात्र बच्चों के आकलन करने का कि बच्चे कितना ज्ञान अर्जित किए हैं, इसका एकमात्र साधन यही है आकलन करने का। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर भी केवल वर्ड, एकमात्र, इस प्रकार के जहां पर भी सेंस आए वो हमेशा विकल्प को निगेटिव कर देते हैं। और चूंकि प्रश्न में आपसे निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए यही आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, व्याकरण कक्षायाम अस्माभि प्रथमतः, यानी कि व्याकरण की कक्षा में हमें किस पर जोर देना चाहिए, यानी प्रथम हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, व्याख्या प्राइमरी स्तर पर निगेटिव सेंस में माना जाता है क्योंकि एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाना है। आप उसको लेक्चर दे करके चले जाएंगे तो वो बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो जिस भी विकल्प में आपको व्याख्या दिखे, सबसे पहले तो उसे कट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए पहले विकल्प में व्याख्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए तीसरे विकल्प में भी व्याख्या दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए चौथे विकल्प में भी व्याख्या दिख रहा है। तो 3 विकल्प तो आपका ऐसे ही कट हो गया, एक ही विकल्प बचा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भे प्रयोज्यम, यानी कि जो व्याकरण का रूप है वो सामान्य संदर्भ में प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि बच्चे को आप कहानी सुना रहे हैं तो कहानी के माध्यम से भी बच्चे को व्याकरण पढ़ाया जा सकता है सहज रूप में। जैसे कि आप बोलें कि एक समय एक राजा था, तो आप बच्चे को बता सकते हैं कि ये किस टेंस की बात की जा रही है, ये भूतकाल की बात की जा रही है जो कि समय बीत चुका है। उसके बाद से आप इसमें कर्ता बता सकते हैं। उसके बाद से राजा शिकार पर गया, तो इसमें बच्चे को कर्ता बताएंगे कि कर्ता क्या है, कौन शिकार पे गया, राजा गया था, तो कर्ता राजा हो गया। उसने वहाँ पर एक शिकार किया, तो ये सब उसमें क्रिया क्या है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, साथ ही साथ इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, साथ ही साथ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब कुछ बच्चे को जो सामान्य संदर्भ है, जब बच्चे को एक तरीके से कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसी के दौरान उसको व्याकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे बच्चे जो है वो सहज महसूस करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका एप्रोप्रिएट था और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षिकाएं निम्नलिखितेषु क विधि सर्वोत्कृष्टा अस्ति, यानी कि भाषा शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विधि सर्वोत्कृष्ट है जब बच्चे का एक तरीके से जो त्रुटि है उसको सुधारने के संदर्भ में है। अब पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। पहला विकल्प दिया गया, देखिए, भाषण काले एव तेन छात्र संशोधित्व, यानी कि भाषण के दौरान बोलते समय जब बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो उसे तुरंत उसका संशोधन कर देना चाहिए शिक्षक को। तो क्या ये सही है? ये निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? बच्चे को जब आप तुरंत संशोधित कर देते हैं बिना उसका कारण बताए तो बच्चे उसको याद कर लेते हैं कि हाँ ये होता है, लेकिन क्यों होता है, क्यों मैंने ये गलती की, वो कारण बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो कुछ समय बाद इसकी संभावना रहती है कि भविष्य में जाकर के वो फिर से उस गलती को दोहराएंगे। तो तुरंत बच्चे को संशोधित नहीं करना है बल्कि पहले कारण बताना है। साथ ही साथ आप एज ए टीचर एक विश्लेषण करेंगे कि आखिर बच्चा गलती क्यों कर रहा है, उसके बाद से उस कारण को हैंडल करेंगे और तब बच्चे को उसका त्रुटि संशोधन करेंगे। तो इससे बच्चे की भविष्य में गलती करने की संभावना कम रहती है। ठीक है, तो पहला निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, संशोधनस्य कार्य संपूर्ण कक्षाया क्रियाकलाप रूपे कर्तव्यम येन छात्र पुनः त्रुटि न कुर्यम, यानी कि कहा जा रहा है कि संशोधन का जो कार्य है वो संपूर्ण कक्षा के सामने क्रियाकलाप के रूप में किया जाना चाहिए जिससे कि छात्रों की पुनः त्रुटि एक तरीके से पुनरावृत्ति ना हो। तो ये पॉजिटिव सेंस में, लेकिन मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा क्यों। तीसरा देखिए, छात्राणाम त्रुटिनानाम संशोधनम कदापि न करणीयम, यानी कि छात्रों के द्वारा जो त्रुटि की जा रही है उसे कभी भी सुधारना नहीं चाहिए, संशोधन नहीं करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है।
कभी उत्तर होगा ही नहीं, क्योंकि आपको त्रुटि सुधारने से रोकने की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, कहा जा रहा है कि अध्यापकस्य कर्तव्यम अस्ति, मतलब कि अध्यापक का कर्तव्य यह है कि यत स त्रुटिनानाम विश्लेषणम कुर्यात, यानी कि सबसे पहले जो बच्चे गलती कर रहे हैं उनकी त्रुटियों का विश्लेषण कीजिए। तासाम प्रकारम जानियात तदा त्रुटिनाम क्षेत्रम स्पष्टम कृत्वा, उसके बाद से त्रुटि का जो क्षेत्र है उसको स्पष्ट कीजिए, मतलब कि फिर से बच्चों को पढ़ाइए उस कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर कॉन्सेप्ट बच्चा नहीं समझ पाया तो, ठीक है। उसके बाद से पुनः अध्यापयेत, यानी कि फिर से उसको कॉन्सेप्ट पढ़ाने की बात की जा रही है, यानी उस त्रुटि को स्पष्ट करते हुए जो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से बच्चा गलती कर रहा था उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ाने की बात की जा रही है। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। और जो दूसरे विकल्प में मैंने स्टार लगाया था उसका मतलब ये हुआ, देखिए जब आप बच्चे के त्रुटि के क्षेत्र को स्पष्ट कर रहे होंगे और जब पुनः अध्यापन कार्य कर रहे होंगे तो पूरी कक्षा का मौजूद रही होगी उस कक्षा में, ठीक है, पूरे बच्चे मौजूद रहे होंगे उस कक्षा में। तो जो दूसरा विकल्प है वो कहीं ना कहीं चौथे विकल्प में पहले से इंक्लूडेड है, यानी कि जब बच्चे के त्रुटि का आप विश्लेषण करेंगे, जब उसके त्रुटि के क्षेत्र को स्पष्ट करेंगे और जब पुनः शिक्षण करेंगे तो सभी बच्चे कक्षा में मौजूद हैं। इस वजह से दूसरा विकल्प पहले से ऑप्शन नंबर 4 में इंक्लूडेड था, इस वजह से अब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर संकुचित हो गया और ऑप्शन नंबर 4 ब्रॉड हो गया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि सबसे पहले बच्चों के त्रुटियों का विश्लेषण करेंगे, उसके बाद से त्रुटि के क्षेत्र को स्पष्ट करेंगे, फिर से शिक्षण करेंगे, तो ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, श्रवण पद्धत्या भाषा शिक्षणस्य प्रक्रियायाम निम्नलिखित विशेष बलम दत्तम, यानी कि श्रवण पद्धति भाषा शिक्षण में की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। चौथा विकल्प कहा जा रहा है कि लक्ष्य भाषाया अनुवाद, यानी कि जो लक्ष्य भाषा है, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसको अनुवाद करने के संदर्भ में। तो ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में होता है कि जो टारगेट लैंग्वेज था उसके कठिन शब्दों का अनुवाद बच्चे की मातृभाषा में किया जाता था, ठीक है। यहाँ पर श्रवण पद्धति की बात की जा रही है, तो श्रवण पद्धति में ऐसा नहीं किया जाता। श्रवण पद्धति का मतलब आप समझ लीजिए जैसे कि बच्चे को टेप रिकॉर्डर दे दिया गया और उसमें पहले से लैंग्वेज है और बच्चा उसी को सुन करके स्वाभाविक रूप से बार बार अभ्यास कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है श्रवण पद्धति। तो इसमें कहा जा रहा है कि अनुवाद किया जाता है, तो अनुवाद नहीं किया जाता है। अनुवाद क्या होता है? ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में होता है, तो चौथा विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, लक्ष्य भाषाया एव प्रयोग मातृभाषाया त्याग च, यानी कि ये कहा जा रहा है कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग करना और मातृभाषा को त्यागना। कभी भी आप जब टारगेट लैंग्वेज को सीखते हैं तो अपनी मातृभाषा को छोड़ नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव हो गया। कहने का मतलब कि आप टारगेट लैंग्वेज जब सीख रहे हैं तो मातृभाषा आप भूल जाते हैं, उस सेंस में आया हुआ है। तो ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, भाषा वास्तविक जीवनस्य प्रसंगे आनयनम, यानी कि वास्तविक जीवन के प्रसंग में भाषा को यूज करने के संदर्भ में। तो ये निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक जीवन में आप भाषा का प्रयोग तब करते हैं जब आप एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर श्रवण पद्धति भाषा शिक्षण में आप दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि टेप रिकॉर्डर में आप जो रिकॉर्ड की हुई आवाज़ है उसको बार बार सुन करके अभ्यास कर रहे हैं स्वाभाविक रूप से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, स्वभाव रूपे परिवर्तयुतम भृशम अभ्यासकरणम, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोग कर्तव्य, मतलब कि एक भाषा शिक्षक के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये कर्तव्य है कि सफल रूप से शब्दकोश का प्रयोग किया जाए, यानी कि डिक्शनरी का प्रयोग करने की बात की जा रही है। आगे पढ़िए, शब्दकोशस्य प्रयोग प्रोत्साहयुतम निम्नलिखितेषु क विधि न समचीना अस्ति, यानी कि शब्दकोश यानी डिक्शनरी के प्रयोग को प्रोत्साहन करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सी विधि एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। यानी कि बच्चे को डिक्शनरी यूज करने के लिए उसे उत्साहित करना है, उसे प्रोत्साहित करना है, तो कौन सा इसमें से विकल्प ऐसा है जो कि बच्चे को डिक्शनरी यूज करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। पहला दिया गया है भाषायाः अंगानाम अन्वेषणम, यानी कि भाषा के अंगों का अन्वेषण करना। भाषा के सबसे छोटा अंग क्या होता है? वो वर्ण होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो अर्थपूर्ण छोटी इकाई होती है उसे हम लोग शब्द कहते हैं, क्योंकि जो वर्ण है उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर के कोई एक शब्द बना लेते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो भाषा का जो अर्थपूर्ण अंग होता है सबसे छोटा, वो शब्द होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाषाया अंगनाम अन्वेषणम, अन्वेषण का मतलब खोज करना, यानी कि भाषा के अर्थपूर्ण छोटी इकाई यानी शब्द को खोजना। तो ये तो बिल्कुल सही है,
डिक्शनरी में हम यही तो करते हैं, शब्दों को ही तो खोजते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में आपसे पूछा गया कि कौन सा इसमें से एप्रोप्रिएट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, संदर्भानुकूलम शब्दार्थस्य चयनम, यानी कि संदर्भ के अनुकूल जो शब्द का अर्थ है उसका चयन करने के संदर्भ में जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो उस जो शब्द का आप जिस शब्द का अर्थ आप खोज रहे हैं उससे संबंधित दूसरे शब्द भी लिखे रहते हैं जिसका अर्थ सेम होता है, तो वहीं कहा जा रहा है कि उसके संदर्भ में दूसरे शब्द का अर्थ का चयन करने के संदर्भ में, तो ये भी पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, शब्द से उच्चारण ज्ञानम, कई बार डिक्शनरी में जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो भी मेंशन किया रहता है, या फिर आप ऑनलाइन डिक्शनरी देखेंगे तो किस प्रकार से इसको प्रोनाउंसिएट करना है वो भी वहाँ पर मेंशन होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी जुड़ा हुआ है शब्दकोश के प्रयोग से, तो ये भी आपका पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम। उपगमनम का मतलब होता है कि अध्यापक के पास जाना, यानी कि प्रत्येक नवीन शब्द जब बच्चे को मिल रहा है तो वो दौड़ करके अध्यापक के पास जा रहा है इसका अर्थ जानने के संदर्भ में। जबकि जब बच्चे को डिक्शनरी दे दिया गया है, डिक्शनरी का प्रयोग करने के लिए उसे प्रोत्साहित करना है, तो बच्चा नए शब्द पर डिक्शनरी में खोजेगा या फिर अध्यापक के पास जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर प्रोत्साहित किया जा रहा है तो वो डिक्शनरी में खोजेगा, ना कि अध्यापक के पास जाएगा। और चौथा विकल्प क्या कह रहा है कि प्रत्येक नवीन शब्द के लिए, प्रत्येक नए शब्द के लिए बच्चा अध्यापक के पास दौड़ करके अर्थ का पता लगाने के लिए जा रहा है, तो ये निगेटिव था, क्योंकि बच्चा बार बार टीचर के पास जाएगा तो निश्चित तौर पर वो शब्दकोश यानी डिक्शनरी का प्रयोग नहीं कर रहा होगा, तो ये निगेटिव था, इस वजह से यही आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु प्रमाणिक श्रवणस्य किम उदाहरणम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक श्रवण यानी कि जो ऑथेंटिक लिसनिंग है उसका एक उदाहरण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेडियो प्रसारणम। क्यों ये प्रमाणिक है? क्योंकि केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्येक रेडियो जो कंपनी है वो एक तरीके से इनरोल्ड होती है, यानी कि सरकार के अधीन ये काम कर रही है रेडियो का प्रसारण करने के संदर्भ में, यानी कि यहाँ से जो कुछ भी सूचना प्रसारित हो रही है वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, क्योंकि सरकार के निगरानी में ही ये सब कुछ प्रसारण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था कि कौन सा प्रमाणिक श्रवण का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर 3 रेडियो प्रसारणम इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक रूपेण अस्माभि व्याकरणस्य ज्ञानम कर्तव्यम, कि मतलब कि भाषा शिक्षक के रूप में हमारा व्याकरण पढ़ाने के संदर्भ में, व्याकरण का ज्ञान बच्चों को देने के संदर्भ में क्या कर्तव्य है, तो हमारा कर्तव्य ये होता है भाषा शिक्षक के रूप में कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की तरफ बच्चे को ले जाया जाए। यानी कि प्रत्यक्ष क्या है, जो बच्चा मूर्त अवस्था में देख रहा है, यानी कि अपने परिवेश से बच्चे को जोड़ करके और अमूर्त चीज़ों की तरफ बच्चों को ज्ञान की तरफ ले जाना, यानी ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उभय इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।